हेलो माइक चेक। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए, आज टेस्ट नंबर 26 हम लोग देखेंगे। और पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ये हमारा मिरर इमेज से क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, अगर इस मिरर इमेज की बात करें तो ये जो बाउंड्री बनेगा ना, ये बाउंड्री तो सेम रहेगा, बस ये जो कलर वाला हिस्सा इसके अंदर सर्किल भी बनने हैं, तो इसके अंदर सर्किल भी रहेगा। अब ये कलर वाला हिस्सा जो राइट में है, वो कलर वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। सिर्फ इतनी जानकारी से हम इस वाले को काट सकते हैं। अब देख लो, ये जो लाइन स्ट्रेट है वो लाइन स्ट्रेट इधर होगा। इस वाली जानकारी से मेरा ये और ये दोनों बच गए, यानी अभी भी दोनों बच गए। अच्छा, ये लाइन जो है वो लाइन इधर से आएगा और ट्रायंगल जो है, ऊपर का ट्रायंगल इधर वाला ट्रायंगल इधर आ जाएगा। अब देखिए तो डी बच गया और बी क्या हो गया, कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए, एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है, उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो हमेशा याद रखो, एक मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड घूमती है। याद रखना, एक मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड घूमती है और एक मिनट में आधा डिग्री आवर हैंड घूमती है। क्या करती है, आधा डिग्री आवर हैंड घूमती है। अब बताइए, एक मिनट चल कर के जब मिनट घंटे की सुई आधा डिग्री घूमेगी तो इसका आधा डिग्री इक्विवेलेंट हो गया कितने डिग्री के, तो 6 डिग्री के। अब बताइए, जब आधा डिग्री इक्विवेलेंट है 6 डिग्री के, तो 18 डिग्री किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर हम कह ले कि एक मिनट में सर आधा डिग्री घूमती है, यानी सर 2 मिनट अगर ये घड़ी चलेगी तो 2 मिनट में ये 1 डिग्री आवर हैंड घूमेगी। क्लियर है, 2 मिनट में कितनी घूमती है, तो 1 डिग्री घूमेगी। इसका मतलब है कि आवर हैंड को 18 डिग्री घूमने में 36 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, तो 36 मिनट लगेगा। और चूंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, इसलिए 36 मिनट बराबर 36 गुने 6 यानी कि 216 डिग्री हो जाएगा। अब देख लो 216 डिग्री है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो इसके लिए भी आंसर हमारा जो हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान से देख लो, एक मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री घूमती है, जबकि वही 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है। यानी हर 2 मिनट में घंटे की सुई 1 डिग्री घूमेगी। तो घंटे की सुई 18 डिग्री घूमी है, तो 18 डिग्री घूमने में लग जाएंगे उसको 18 दूना 2 यानी 36 मिनट। तो जब 36 मिनट मिनट की सुई चलेगी तो 1 मिनट में चूंकि 6 डिग्री घूमेगी, तो 36 मिनट में 36 छक 216 डिग्री घूमेगी। तो आंसर हमारा 216 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नेक्स्ट वन, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। तो ये सरकार जो डिसीजन ले रही है कि मैं साल में 2 बार डॉक्टरों की विशेष भर्ती अभियान चलाऊंगा, यानी डॉक्टरों का रिक्रूटमेंट करूंगा, वो खास करके किसके लिए, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। खास करके किसके लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अब कहता पूर्व धारणा लीजिए, कई रिक्तियां हैं। अच्छा बताइए, अगर कई रिक्तियां होती, खाली जगह अगर बहुत होता, तो क्या सिर्फ वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भर्ती लेती डॉक्टर की, या पूरे भारतवर्ष के लिए लेती। तो कई रिक्तियां खाली है, हम ये अजम्पशन के रूप में ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टरी पेशे में कई सारी रिक्तियां खाली होती, बहुत सारे पोस्ट खाली होते, तो वो सिर्फ गांव के लिए नहीं भर्ती लेता, वो गांव शहर कस्बा सभी के लिए भर्ती लेता। तो हमने कहा 1 नंबर गलत है।
सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाए। हम यह अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सरकार 2 बार विशेष भर्ती कर रही है डॉक्टर का, और किस क्षेत्र के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। यानी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए वो साल में 2-2 बार डॉक्टरों का रिक्रूटमेंट कर रही है। तो 2 नंबर सही है। अब देख लो 2 नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसके लिए आंसर हमारा जो है बाबू परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए गरुड़ कहता है, पक्षी कहता है और बिल्ली कहता है। यानी कि ईगल, बर्ड और कैट का वेन डायग्राम ढूंढना है। तो अगर हम ईगल की बात करें यानी गरुड़ की बात करें, किसकी बात करें, तो हम गरुड़ की बात करें। तो जानते हैं ना जितने भी गरुड़ होते हैं वो पक्षी प्रजाति के होते हैं। तो गरुड़ जो हो जाएंगे वो पक्षी प्रजाति के हो जाएंगे, लेकिन बिल्ली जो है वो जंतु प्रजाति के होते हैं। तो बिल्ली बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्ली बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। यानी गरुड़ हो जाएगा पक्षी के प्रजाति का और बिल्ली जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। और ऐसा वेन हमें स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, तो स्पून को हम प्लेट कहते हैं, प्लेट को हम वॉल कहते हैं, बॉल को हम ग्लास कहते हैं और ग्लास को हम स्पून कहते हैं। तो पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो अक्सर हम पानी पीने के लिए ग्लास का प्रयोग करते हैं और ग्लास का अर्थ क्या है, तो स्पून है। यानी आज हम पानी चम्मच से पीने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी। आज हम पानी किससे पीने वाले हैं, चम्मच से पीने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी। दिवा द डेंजर, सर आज का रिजल्ट कब आएगा, रात तक आ जाएगी, ठीक है, रात तक बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगी। आज रिजल्ट की संख्या ज़्यादा हो गई है इसीलिए चेक करने में थोड़े से समय लग जा रहे हैं, तो रात तक रिजल्ट आ जाएगी। कहता है निम्नलिखित क्रम में से एक भिन्न चित्र का चयन कीजिए। अब इस सारे चित्र में कहता है ना कि भैया एक चित्र जो है वो भिन्न है। तो देख लो, अगर थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन हाई रखोगे तो इसमें 2 लाइन गायब है ना। इसमें कितने, तो इसमें 1 लाइन गायब है, ठीक है। इसमें कितने, तो 1 लाइन गायब है। इसमें कितने, तो 2 लाइन गायब है। इसमें कितने, तो 1 लाइन गायब है। अब देख लो, 2 फिगर ऐसे मिले जिसमें 2 लाइन गायब है और 3 फिगर ऐसे मिले जिसमें 1 लाइन गायब है। इसका मतलब है यहां से ऑड वन नहीं निकाला जा सकता। अब हम लोग को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट के मदद से हम ऑड वन नहीं निकाल सकते। तो ध्यान से देखो, अगर इस फिगर को देखोगे तो ये 3 डायमेंशन बना चुका है। ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पीछे ये 3 डायमेंशन बना चुका है। ये भी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पीछे ये भी 3 डायमेंशन बना चुका है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ये भी 3 डायमेंशन बना चुका है। 1 डायमेंशन, 2 और ये 3 ये भी 3 डायमेंशन बना चुका है। लेकिन ये वाले भाई साहब जो है ये 2 ही डायमेंशन बना चुके हैं, एक आगे का और एक पीछे का। यानी इसने 2 डायमेंशन बनाया है। तो 2 डायमेंशन वाला अलग होगा और 3 डायमेंशन वाला एक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर चला जाएगा। इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट हमने लाइन सेगमेंट पे लिया। तो लाइन सेगमेंट पे लिया तो इसमें और इसमें 2 लाइन की जरूरत थी पूर्ण करने के लिए और बाकी सब में 1 लाइन की जरूरत थी। तो हमने बोला भैया ये लॉजिक नहीं गया। फिर हमने डायमेंशन को चेक किया तो डायमेंशन से डी नंबर मिल गए। सारे फिगर 3D फिगर हैं और डी जो है वो 2D फिगर दिख रहा है, बस 2 ही सरफेस उसके दिख रहे हैं, इसीलिए आंसर हमारा वो डिफरेंट हो जाएगा और डी नंबर को हम लोग आंसर बना देंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो तो जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21, एल का प्लेस वैल्यू 12 और एफ का प्लेस वैल्यू 6। तो 7 में से 2 माइनस किया 5 हो गया, 21 में से 2 माइनस किया तो 19 हो गए, 12 में से 2 माइनस किया तो 10 हो गए और 6 में से 2 माइनस किया तो 4 हो गए। तो 23 में से 2 माइनस करोगे तो 21 होंगे, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 होंगे, 14 में से 2 माइनस करोगे 12 होंगे और 5 में से 2 माइनस करोगे 3 होंगे। यानी 21, 71, 23 चाहिए। 21, 71,
71 चाहिए, 21, 71, 23 ऑप्शन नंबर डी में। आज लगता है मैक्सिमम आंसर डी ही आ रहे हैं। इसका भी आंसर डी आया, उसके पहले भी डी था, उसके पहले भी डी था। देखिए पहले 5 4 को जोड़ दिया, तो जब 5 और 4 को जोड़ा तो लेकर के आया 9, यानी ये वाला वैल्यू। और अब 5 और 4 को गुना किया, तो 5 और 4 को जब गुना किया तो लेके आया 20, यानी ये वाला वैल्यू। तो सेम तरीका से 8 तिहाई कितने 24 और 8 3 11, तो 9 और 4 जोड़ के तो 13 ले आया है, यानी अब 9 और 4 को गुना करेगा तो 9 चक्को कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और 36 ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा सी हो गया। क्या हो गया नीतीश कुमार जी? देखिए 15 जनवरी 2013 से 18 अप्रैल 2019 जाना है। कहां से जाना है बाबू? 15 जनवरी 2013 को वो दे रखा है कि सर थर्सडे होगा, और एक्चुअल में कहता है कि सर आप 18 अप्रैल 2019 को पहुंच जाओ और बता दो कौन सा दिवस होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे कि 15 जनवरी को हम 18 अप्रैल तक बैलेंस कर देंगे 2013 में। ठीक है, तो देखो जनवरी में 16 दिन बच गए, उसके लिए 2, फरवरी 0 दिन देगा, मार्च 3 दिन देगा, और अप्रैल में 18 है तो 7 दूना 14 कट के 4 बच गया, तो 4 3 7 खत्म हो गए, 2 बच गया। यानी थर्सडे से 2 दिन आगे चले जाओ तो फ्राइडे छोड़ के सैटरडे हो जाएगा। इसका मतलब है कि 15 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2013 को शनिवार था। अब अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई करके देखोगे तो डेट को आपने बैलेंस कर लिया, मंथ को आपने बैलेंस कर लिया, आपको ईयर को बैलेंस करने हैं। तो 13 से 19 जाने में आप 6 साल लगाओगे, एक लीप ईयर ही आप बिता पाओगे, वो है 16। तो 6 1 कितने 7/7, यानी शेषफल कितने मिल गए? तो 0 मिल गए। शेषफल कितने मिल गए? तो 0। तो सैटरडे में हम 0 दिन को ऐड कर देंगे तो फिर से हमारा आंसर बाबू क्या आ जाएगा? तो सैटरडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में शनिवार दे रखा है तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, शनिवार। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बहुत इजीली बना सकते हैं और बिना टाइम टेकन किए हुए बना सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, देखिए ये समूहीकरण है, यानी एक जैसे फिगर को एक साथ जमा करना है। तो देख लो इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट, इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट, और इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट, यानी हम कह सकते हैं कि सर 1 6 और 9 जो है ना, इसका रिएक्शन एक जैसा है। देखिए 1 6 9 नहीं है, कैंसिल। 1 6 9 है, 1 6 9 नहीं है, कैंसिल। 1 6 9 है, बच गया। अब देखो तो ध्यान से, कितने लाइन सेगमेंट का? तो 4 लाइन सेगमेंट। ये भी कितना? तो 4 लाइन सेगमेंट, और ये भी कितना? तो 4 लाइन सेगमेंट। यानी दूसरा बना 3 4 और 7 भी एक जैसा फिगर रिएक्ट करेगा। अब 2 ही ना बचे हुए हैं, इसमें 3 5 7 है, यानी कैंसिल हो गया, और इसका आंसर डी नंबर हो गया। देखो बोला ना आज बहुत सारे आंसर क्या आ रहे हैं? तो डी नंबर आ रहे हैं, इसके आंसर ये आ गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो डी हो जाएगा, एक जैसा फिगर है। अच्छा आंसर गलत दिया हुआ था, कोई बात नहीं बच्चा, हम है ना सही करने को। कितने नंबर का आंसर गलत था जी? कितने नंबर का आंसर गलत था? देखिए एक सीरीज दे दी गई है। अब कहता है दाईं ओर से 7वें पद के बाईं ओर छठा, तो दाईं ओर से पहले 7वां जाना है और के बाएं ओर से छठा जाना है। तो दाएं के बाएं अपोजिट जुट करके 13 हो जाएगा, यानी मुझे दाएं छोर से 13वां एलिमेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? दाएं छोर। अच्छा कैलेंडर वाले क्वेश्चन का गलत दिया था, सही कर लीजिए, उसका आंसर ये चला जाएगा। ठीक है, तो दाएं से 7वां के बाएं छठा, तो 7 6 13, राइट से 13 चाहिए। 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। तो जब राइट से 13वां नंबर पे जाएंगे तो 3 मिलेगा। 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। या तो फिर आप क्या करो ना कि पूरे के पूरे को कलेक्ट करो,
जैसे पहले आपको राइट से 7 जाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप राइट से 7 गए। अब इसके लेफ्ट को 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कहाँ पहुंच गए, तो 3 के पास पहुंच गए। या तो आप वैसे काउंट करो, या तो आप इसको मन में कर लो कि सर राइट से 7 के लेफ्ट को 6, राइट के लेफ्ट जुड़ करके 13, हमें राइट इंड से 13 ढूंढ लेने हैं। राइट इंड से 13 ढूंढ लो, आंसर हो जाएगा। अच्छा 27 को फिर से बता दें, क्या था भाई 27 में? अरे कुछ नहीं था रे बच्चा, देख ध्यान से समझिएगा। हमको 15 जनवरी का दिन दे रखा है 2013 में कि कौन सा वार है सर? गुरुवार है। और कहाँ निकालने कहता है? तो 18 अप्रैल 2019 का डेट फाइंड करने कहता है कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाना और बउआ का झुनझुन्ना बजाना एक बात होता है, इसमें कुछ नहीं करते हैं। पहले 15 जनवरी 2013 को बैलेंस करके ले आइए 15 अप्रैल 2013 तक। सबसे पहला स्टेप यही कीजिए। तो जनवरी होता है 31 दिन का, और आपने 15 दिन खत्म कर दिया तो 16 दिन बच गए, यानी 7 दूना 14 कट गया और 2 दिन शेष बच गए। तो जनवरी से मुझे मिले 2 दिन। फरवरी होगा 28 दिन का, उसके लिए 0। मार्च होंगे 31 दिन के, उसके लिए 3। और अप्रैल में 14 कट गया तो बच गया 4, यानी 4 3 7 कट गए, बच गया 2। यानी यहाँ से यहाँ आने में 2 दिन मुझे आगे जाना होगा। तो थर्सडे में 2 दिन जोड़ा तो फ्राइडे छोड़कर सैटरडे हो गया। अब यदि आप देखोगे तो आपका डेट भी जो है वो बैलेंस हो चुका है और मंथ भी आपका बैलेंस हो चुका है। और जब कभी डेट मंथ बैलेंस हो जाए तो दोनों साल का अंतर निकाल लो। तो 14 15 16 17 18 19, यानी 2 4 2 6 साल का अंतर मिल गया। और इसमें लीप ईयर कौन मिलेगा? तो इकलौता लीप ईयर सिर्फ 2016 मिलेगा, यानी एक ही लीप ईयर मिल सकते हैं। तो 6 1 7 बटा 7 और शेष फल को जमा कर लो तो शेष फल 0 आया। आप सैटरडे में 0 दिन को ऐड कर दो तो फिर से आपका आंसर सैटरडे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही इसका सबसे परफेक्ट आंसर जाएगा। देखिए अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज है। कहता है कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा? तो x तो हमारा यहाँ है ना, x का राइट ये होगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और एक 10वां। कौन हो जाएगा? x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। नीचे दी गई व्यवस्था के सभी विशेष, अच्छा विशेष वर्णों को यानी कि सिंबल को ड्रॉप कीजिए। तो 1 2 3 4 5 ये सिंबल ड्रॉप हो गया। वही सोचा भैया 10वां आया क्यों नहीं, तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा था। उसने बोला सभी विशेष वर्णों को हटाइए, और विशेष वर्ण का मतलब होता है सिंबल को हटाइए। अब पढ़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी रुकेगा आर पे, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो डबल बी दिख रहे हैं ना, अगर मैं यहां भी डबल बी सोचूं और यहां भी डबल बी सोचूं तो ए डबल बी ए सी चाहिए, ए डबल बी ए सी चाहिए, तो डबल सी हो गया। ए डबल बी ए डबल सी चाहिए, बढ़ गया। क्या निकल के आया? ए सी बी सी बी। ए सी बी सी बी ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सी हो गए। सेट बाइलिंगुअल करवा दें? ठीक है बच्चा, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि बाइलिंगुअल करवा दें। देखिए पेडियाट्रिक्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन के इलाज से संबंधित होते हैं, तो नेफ्रोलॉजी ब्रेन से संबंधित होता है। नेफ्रोलॉजी किससे होता है? तो ब्रेन से संबंधित होता है। देखिए तो B का प्लेस वैल्यू 2 और D का प्लेस वैल्यू 4, यानी 2 की बढ़त हो गई ना।
और फिर F 6 होता है, यानी फिर से 2 बढ़ गए ना, और फिर H 8 होता है तो फिर से 2 बढ़ गए ना, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, यानी पहला मुझे J चाहिए। अब देख लो सारे में J है, तो Z से Y हुआ -1, 25 से 24, 24 से 23, तो 23 से 22 यानी भी चाहिए। तो ये दोनों हो गए हमारे कैंसिल। अच्छा, 1 से 3 जाने के लिए 2 की वृद्धि, 3 2 5, 5 2 7, तो 7 2 9 यानी आई आएगा, तो सी नंबर कट जाएगा। और देख लो इसका भी आंसर डी ही हो गया, यानी आज मैक्सिमम टाइम आंसर जो आया है ना क्वेश्चंस का, वो क्या आया है, तो डी ही आया है। देखे तो नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा असंगत है, बस सी असंगत है। बोलोगे सर क्यों? चौक का काम लिखने का है, मार्कर का काम लिखने का है, पेन का काम लिखने का है, लेकिन किताब पुस्तक का काम पढ़ने का है, इसीलिए पुस्तक जो है वो अदर से डिफरेंट है। दोस्तों के एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठे हैं कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठे हैं। आपकी मर्जी, अगर मन है तो आप अष्टभुज बनाओ, और नहीं मन है तो आप सर्किल बना के ही काम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना इसको। मन है तो अष्टभुज बना लो, और नहीं मन है तो सर्किल पे काम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो यहां से अगर चले तो 1 2 3 छोड़ के ये चौथा हिट किया, यहां से चलें तो 1 2 3 छोड़ के ये चौथा हिट किया, यहां से चले तो यहां हिट किया, और यहां से चले तो यहां हिट किया। अगर मन है तो अष्टभुज पे बनाओ, और नहीं मन है तो सर्किल पे बनाओ, आंसर में अंतर नहीं आएगा। अब देखिए क्या कहता है, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए पहला लाइन, मेघा राधा के विकर्णगत सामने बैठी है, यानी जहां भी राधा बैठेगी उसके सामने विकर्णगत कौन बैठेगी, तो मेधा बैठेगी। अब कहता है मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, यानी मेधा जो है बाबू किसके बाईं ओर, तो सीमा के बाईं ओर। तो ये सीमा का एंटी क्लॉक जाने पे राइट, और सीमा का क्लॉकवाइज जाने पे लेफ्ट, यानी मेधा जो है वो सीमा के लेफ्ट में बैठी है। अब कहता है रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने है, तो रमन जो है वो सीमा के बगल में और किसके सामने है, तो गोविंद के सामने है, गोविंद के सामने है। अब कहता है गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, तो गोविंद कहाँ बैठा है, तो जहां भी चंद्रा है सेंटर को देखेगा तो इसका दायां एंटी क्लॉकवाइज, शांति मेघा के दाएं नहीं है, और मेघा के दाएं शांति नहीं है, तो शांति के लिए 2 कंडीशन बच गए। किंतु शशि के सामने है, चंद्रा के सामने कौन है, तो चंद्रा के सामने सीमा है, पूरा क्वेश्चन भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब जबकि देखिए क्या बोला, शांति मेघा के दाएं नहीं बैठी है, तो मेघा का तो दायां ये होगा, तो शांति यहाँ नहीं बैठी है तो शांति को यहाँ बैठना होगा, और शांति के ठीक सामने कौन है, तो शशि बैठा है, यानी शशि को यहाँ बैठना होगा। ठीक है। अब कहता क्या है हमसे, चंद्रा के सामने कौन है, तो चंद्रा के सामने सीमा है, और सीमा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। देखिए तो मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, वो 5 किलोमीटर सीधा चला, कितना चला, 5 किलोमीटर सीधा चला, वहां से वो अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी पश्चिम में गया। फिर अपने बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ के 3 किलो। अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है, तो देख लीजिए इसकी वास्तविक स्थिति यहां थी ना, अगर यहां से वो नीचे होता इसका मतलब वो साउथ में होता, और यहां से अगर सामने होता इसका मतलब वो वेस्ट में होता, लेकिन अभी डायगोनल है यानी वो साउथ वेस्ट में है। वो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी अभी वो अपनी वास्तविक स्थिति से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आंसर ए हो गया। कल आपका 65 नंबर आया था बाबू, जिस लेवल का अभी सेट चल रहा है ना, इस लेवल के सेट में आपको 80-90 के बीच वैरी करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि अभी सेट स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे इसका लेवल अपग्रेड होता जाएगा। तो अभी जैसा सेट चल रहा है ना, इसमें आपको कम से कम 80-90 के बीच वैरी होना चाहिए था, तब आने वाले सेटों में आप 70-75 पे रुक पाओगे। तो अभी अगर 65 आ रहा है तो थोड़ा आपको और एफर्ट लगाना चाहिए। साहिल कुमार जी, बाबू धीरे धीरे एक्सलेटर चढ़ता है यहाँ, ठीक है, एकदम अचानक से भारी नहीं, धीरे धीरे आपकी कमी को ढूंढते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आने वाले समय में धीरे धीरे वो सेट जो है ना खुद टेढ़ा हो जाएगा। तो पहले इनिशियल फेज का काम कर लीजिए और फिर धीरे धीरे आप हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा। अच्छा, ये CBT 1 की आप बात कर रहे हो? ओ, आज तो थर्सडे है ना, मुझे लगा आप CBT 2 की बात कर रहे हो। चलिए ध्यान से देखिए। अच्छा देखिए, तो अगर हम 11 को 2 से गुना कर दें तो 11 दूने कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। और 1 की कमी कर दे तो कितने हो जाएंगे? तो 21 हो जाएंगे। तो 31 के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो 16 को 2 से गुना कर दें तो 32 हो जाएगा, और 32 में 1 की कमी कर ले तो 31 हो जाएगा। 16 देखिए, इसका भी आंसर लो कर लो, बात डी ही आया। आज मैक्सिमम टाइम आंसर डी आ रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा 16। देखिए, कहता है P Q और R का भाई है, तो Q और R का भाई कौन है जी? तो P है। इससे P और Q और R का पता नहीं है। S R की माँ है, तो S जो है वो R की माँ है। T P का पिता है, और T जो है ना वो P का पिता है, तो T P का पिता जैसे ही हुआ, यानी S और T में पति पत्नी का रिलेशन। अब देखिए, P Q और R का भाई था, लेकिन Q और R में कौन लड़का है कौन लड़की है स्पष्ट नहीं है। अब कहता है कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? T S का पति है, तो T सत्य है कि S का पति है? टी क्यू का पिता है, तो टी क्यू का पिता है, ये भी सत्य है। एस पी की माँ है, तो एस पी की माँ है, ये भी सत्य है। टी क्यू का पति है, टी क्यू का पिता हो सकता है लेकिन पति नहीं हो सकता है, यानी हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने पूछा था कौन सत्य नहीं हो सकता है। तो आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं, फिर हमारी मुलाकात होगी कल नए सेट के साथ। देखिए, अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी कितना है? डी है। यानी आज मैक्सिमम टाइम, आज का क्वेश्चन में खासियत ये था कि मैक्सिमम आंसर जो थे वो डी दे रखे थे। कल देखते हैं, कल शायद सी दे रखा हो या बी दे रखा हो, या कल वेरिएशन मिलेगा। तो कल फिर हमारी मुलाकात होगी और फिर कल हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक बच्चे गुड नाइट। कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए और अपनी कमियों को ढूंढते रहिए। जैसे ही अपनी कमियों को ढूंढने लगिएगा ना, जो क्वेश्चन नहीं बनता है पूरे उस सेक्टर को ही स्ट्रांग कर लीजिए, गेम आसान हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट करेंगे नहीं, आज पीछे से आगे की ओर चल रहे हैं। चलिए, आशीष सर आ चुके हैं। चलिए, सभी लोगों को नमस्ते। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी आपके सामने ALP का टेस्ट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे ये फुल लेंथ टेस्ट आपका चलता है। पीटी की अगर तैयारी करते हैं, चूंकि अब तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीटी टफ हो जाएगा और पीटी में मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पीटी आपके लिए कुछ कहीं ना कहीं ये एक अहम रोल रखेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पीटी निकला तभी आप मेंस में कुछ कर पाएंगे।
इसीलिए खास करके मैथ, रीजनिंग और साइंस, साइंस का तीनों पर्सन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों आपका बेहतर होना चाहिए। तो चलिए एक बार जोरदार तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं, और इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तने हुए रबर की बात कर रहा है, रबर बैंड जो बाल वगैरह में लगाती है लेडीज लोग, उसको रबर बैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको अगर खींचेंगे तो उसमें कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो खींचने के बाद या दबाने के बाद जो भी ऊर्जा एनर्जी स्टोर्ड होता है वो हमारा कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। और गति के कारण गतिज ऊर्जा, केमिकल रिएक्शन के कारण रासायनिक ऊर्जा, और कहते हैं कि अगर हम लोग उष्मा देते हैं तो उसके कारण जो भी ऊर्जा प्राप्त होता है उसको उष्मीय ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एम्फीबियन पौधे की बात करते हैं, इसको किस समूह में रखा गया है। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हमारे प्लांट में दो तरह की चीजें होती है। एक तो बिना फूल वाला पौधा होगा, एक हमारा कैसा कहेंगे बिना फूल वाला पौधा की हम बात करते हैं। तो जो बिना फूल वाला हमारा पौधा होता है उसकी हम बात करेंगे, तो बिना फूल वाला पौधा को क्रिप्टोगेमी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर क्रिप्टोगेमी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में हमारा आता है थैलोफाइटा, इसी में हमारा आता है थैलोफाइटा, इसी में हमारा आता है मेरे भाई क्या तो कहेंगे यहां पर ब्रायोफाइटा की हम बात करते हैं, और इसी में हमारा आता है टेरिडोफाइटा। ध्यान रखेंगे इसी में टेरिडोफाइटा आता है। अब मामला यह है कि क्वेश्चन आपको इसी से पूछ लिया गया है। और दूसरा हमारा फूल वाला पौधा होता है, ये भी जान लीजिए। तो एक आपका बिना फूल वाला, दूसरा आपका फूल वाला पौधा होगा। अगर कोई फूल वाला पौधा होता है इसको फेनेरोगेमी के नाम से जानते हैं, कई बार ये भी पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग फेनेरोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें दो चीज हमारा होता है, कौन कौन सा होगा, तो कहेंगे एक आवृत बीजी के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं। आवृत बीजी और हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर अनावृत बीजी के नाम से हम लोग जानते हैं। अनावृत बीजी हम उसको कहते हैं जिसका बीज का बाहरी आवरण नहीं होगा, जिसके बीज का बाहरी आवरण उसको आवृत बीजी कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें से अगर आपको प्लांट का उभयचर किसी को कहते हैं तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ये प्लांट का क्या कहलाता है मेरे भाई, उभयचर कहलाता है। इसका मतलब जल और स्थल दोनों जगह पर होगा, उसी को एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे मेढक हमारा एम्फीबियंस होता है, उभयचर होता है, उस तरह से प्लांट भी उभयचर होता है, तो ब्रायोफाइटा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी राइट हो जाएगा। और अगर हम लोग थैलोफाइटा की बात करते हैं तो थैलोफाइटा हमारा जैसे कि शैवाल वगैरह पानी में उगता है, शैवाल हो गया, या फिर हम कवक की बात करते हैं, या फिर अगर हम लाइकेन की बात करते हैं मेरे भाई, तो इस बात को आप ध्यान रखना, ये सब थैलोफाइटा। लेकिन एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती के बारे में पता नहीं चलता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना कि इसमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होगा। लेकिन टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, ये जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है टेरिडोफाइटा। और ध्यान रखना कि ये जमीन पर फैलता है। ये कहां पर, तो जमीन पर फैलने वाला पौधा होगा, इसमें भी फूल नहीं होगा। लेकिन टेरिडोफाइटा जो है जमीन पर फैलता है, इसमें जड़, तना, पत्ती के बारे में पता चलता है, और हम कहते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। इसमें जाइलम भी होगा और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर फ्लोएम भी होता है। और जाइलम फ्लोएम को हमको यहां पर वेस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, याद रखना इसी को हम लोग वेस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब इसको संवहनी ऊतक करेंगे। जाइलम जल में घुले हुए खनिज लवण को प्लांट में पहुंचाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस प्लांट कर लेता है तो ये फ्लोएम क्या करता है, हर एक जगह भोजन को पहुंचाता है। ध्यान रखेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन था। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके सामने आएगा कि जिम्नोस्पर्म जो हमारा प्लांट होता है, इसके एग्जांपल याद रखना। जैसे कि अगर हम स्प्रूस की बात करते हैं, यदि हम यहां पर देवदार की बात करते हैं, यदि हम यहां पर चीर की बात करते हैं, यदि हम यहां पर पाइन की बात करते हैं, यदि हम यहां पर साइकस की बात करते हैं, ये सब के सब हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और याद रखना इसके बीज का बाहरी आवरण नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं आगे मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन, और इसको प्लांट का सरीसृप भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जमीन पर फैलने वाला पौधा टेरिडोफाइटा, जिसको प्लांट का सरीसृप भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य होगी तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, एक बात जान लीजिए कि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। किसको बोलते हैं, तो न्यूनतम दूरी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम दूरी को ही हम लोग यहां पर न्यूनतम दूरी की अगर बात करते हैं तो इसी को विस्थापन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो न्यूनतम दूरी ही हमारा विस्थापन कहलाता है। अगर दूरी कोई भी हो, अगर दूरी जीरो हो गया तो विस्थापन का मान भी क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
जाएगा। लेकिन दूरी की अगर बात करते हैं हमेशा धनात्मक होता है। तो दूरी की अगर बात करते हैं हमेशा धनात्मक होता है मेरे भाई, दूरी कभी ऋणात्मक किसी का नहीं हो सकता है। दूरी 0 हो सकता है लेकिन दूरी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन बिना अगर हम बात करते हैं विस्थापन का तो ये धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। और विस्थापन हमारा क्या तो कहेंगे सदिश राशि है। और न्यूनतम दूरी की बात अगर हम दूरी की बात करते हैं दूरी हमारा अदिश राशि होता है। ध्यान रखना इस तरह से इन सब चीजों पे भी क्वेश्चन आपका पूछता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एकदम मौखिक सॉल्व करने वाला है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज पता होना चाहिए। अगर हम लेंस की बात करते हैं, दो तरह का लेंस आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहां पर उत्तल लेंस की बात करते हैं या फिर हम यहां पर अवतल लेंस की बात करते हैं, तो एक चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी यह नेगेटिव होती है। इस बात को ध्यान रखना। अगर फोकस दूरी नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होता है, और इसका अगर फोकस दूरी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला 1 अपन में फोकस दूरी, अगर ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हमारा होगा। अब आप देख लीजिए, अगर आपको +2 डायोप्टर अगर शक्ति दे रखा है, इसका मतलब है कि शक्ति की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है, वो प्लस में है। इसका मतलब उत्तल लेंस होगा, अवतल हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दो ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसके बाद हमारे सामने में आता है कि मेरे भाई फोकस दूरी की बात करते हैं। जब ये पावर पॉजिटिव हुआ तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब उत्तल के साथ अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो आपको एकदम झटके में शॉर्टकट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। क्वेश्चंस अगर आ जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं मेरे भाई, तो उससे प्राप्त हुई ऊर्जा जो होती है वो किसमें संग्रहित होती है? तो एक बात जान लीजिए कि अगर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अगर भोजन का स्टोरेज होता है तो वह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लेकिन ये ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोरेज होता है यह हमारे यकृत में होता है। कहां पे? हमारे यकृत में। याद रखना मेरे भाई कि हमारे मांसपेशी में भी होता है, लेकिन मांसपेशी में याद रखना 5% और 95% हमारे लीवर में होता है, याद रखेंगे। तो ग्लाइकोजन कहां से बनता है? तो ग्लूकोज का ही ग्लाइकोजन बनता है। तो याद रखना मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं यहां पर ग्लूकोज की बात करते हैं, यदि हम यहां पर ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो यही ग्लूकोज हमारा किसमें बदलता है? क्योंकि यहां पर ग्लाइकोजन में बदलता है और यही ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में स्टोर करता है, क्योंकि ग्लूकोज का हमारे शरीर में डायरेक्ट स्टोरेज नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ये। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि ये हमारा जो ऊर्जा जो हमारा बनता है, इसकी बात हम करना चाहते हैं। जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, इसमें श्वसन की क्रिया होती है। इसमें श्वसन की क्रिया होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और ध्यान रखना कि जब श्वसन की क्रिया होगी तो हम ऑक्सीजन लेंगे। अगर ऑक्सीजन लेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? तो कहेंगे यहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं। दूसरी बात, अगर इसमें श्वसन की क्रिया अगर होती है तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की अगर बात करेंगे तो यह पायरुविक एसिड में बदलेगा। और पायरुविक एसिड किसमें है? ठीक है, पायरुविक एसिड जो होता है हमारा, ये किस में? तो कहेंगे ये पायरुवेट में बदलेगा। और पायरुवेट से हमारा 36 ATP का निर्माण होगा, यानी ऊर्जा मुद्रा का निर्माण होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और 20 एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखें। आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा बना हुआ है मेरे भाई, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की जो संख्या होती है वो 118, आप सभी को पता होना चाहिए। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को सजाया गया है वो आपको ध्यान रखना है, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाएगा। इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और मोसले ने भी कहा था कि एलिमेंट को कैसे जाना था? परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्टेज है और संभावित अंतर, और कह रहा कि माध्यम से करंट का प्रवाह अगर इतना हो रहा है। बताइए, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। R इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई? तो V अपॉन में I हो जाएगा, चूंकि V इक्वल टू RI होता है। तो रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज कितना? तो 2 वोल्ट दे रखा, करंट कितना? तो 1 एम्पीयर। इसका मतलब 2 रेजिस्टेंस ओम हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना मेरे भाई, एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर हम ओम्स लॉ की अगर बात करते हैं तो ओम्स लॉ हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है। ये किस पर? तो कहेंगे एट कांस्टेंट
टेम्परेचर पर ही डिफाइंड होता है, और ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज समानुपाती होगा करंट का, इस बात को ध्यान रखना। और अगर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर कोई ग्राफ बनता है, इधर हमारा वोल्टेज है, इधर हमारा कोई करंट है, इसके बीच में अगर कोई ग्राफ बनता है, तो एक बात जान लो मेरे भाई, अगर ये हमारा ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो याद रखना इस ग्राफ का जो स्लोप होगा हमारा क्या देगा, कहेंगे V अपॉन में I होगा, और V अपॉन में I किसके बराबर, तो कहेंगे रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो कई बार आपको पूछा गया है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी ग्राफ होगा, उसका ढाल यानी उसका स्लोप क्या देगा, तो कहेंगे रेजिस्टेंस देता, स्लोप ही हमारा प्रतिरोध के बराबर। अगर कोई दो चार को ग्राफ दे देगा, कहेगा जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका प्रतिरोध कम होता है। यह भी बात आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको कई भी किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, जो कि हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की बात करते हैं मेरे भाई। तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, या फिर अगर इस ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो एक बात जान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रेशन अगर इसका ज्यादा हो जाता है, अगर इसका स्रावन ज्यादा हो जाता है, या इसका सिक्रेशन अगर कम हो जाता है, तो क्या होगा? अगर सिक्रेशन कम होगा इसका मतलब बौना हो जाता है, आदमी कैसा होगा, कहेंगे यहां पर बौना हो जाता है। और अगर सिक्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो आदमी कैसा, तो कहेंगे यहां पर लंबा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बौना को ड्वार्फिज्म कहते हैं और लंबा को गिगनेटिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा और कम होने की वजह से हम कहते हैं कि किसी की लंबाई बढ़ती है और किसी की लंबाई क्या होती है, तो कहेंगे कम होती है। तो वृद्धि हार्मोन का जो कार्य है वो पूछा गया, तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में काम करता नहीं, ये क्या करता है, तो कहेंगे अगर से कम सिक्रेट करेगा तो बौना होगा यानी कि छोटा होगा, और अगर ज्यादा सिक्रेट करेगा तो लंबा होगा यानी कि दोनों चीज यहां पर होता है। तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक यानी कहने वाला ग्रोथ कराएगा, क्या करेगा, कहेंगे इस केस में हम कहेंगे कि लंबा होगा। विकास प्रोत्साहक कहने वाला ये हमारा ग्रोथ प्रमोट्स कहलाता है। और ध्यान रखना समटाइम्स ये ग्रोथ इनवेटर यानी कहने का मतलब कभी कभी हमारा क्या करता है, विकास को कम करता है, यानी आप यहां पर कह सकते हैं मेरे दोस्त विकास अवरोधक कहने का मतलब ये बौना बना देता है। ये क्या करेगा, तो कहेंगे बौना बना देता है। इस बात को ध्यान रखना, यही हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हमारे सोमेटोट्रोपिक सेल से ये सिक्रेट करता है, ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहां पे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एकल आवृत्ति की आवाज जो होती है उसको टोन कहते हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो आवाज होती है उसको टोन कहते हैं। याद रखना, अगर हम यहां पर सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यदि हम यहां पर सिंगल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखना सिंगल फ्रीक्वेंसी को टोन कहते हैं, और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, तो याद रखना कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, तो जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग नोट के नाम से जानते हैं। और एक और चीज याद रखना मेरे भाई, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किसी का आवाज मोटा और किसी का आवाज पतला होता है, तो एक बात जान लेना मेरे भाई कि जो पिच होता है ये समानुपाती किसका, तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसका पिच ज्यादा होगा, आवाज पतली होती है, और अगर किसी का फ्रीक्वेंसी कम तो कहेंगे पिच कम आवाज मोटी होती है। उस बात को भी आप ध्यान रखना। और पिच समानुपाती फ्रीक्वेंसी का होता है। और हर्ज हम लोग सभी लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, और याद रखना हर्ज को HZ से दिखाते हैं, और 1 में सेकंड या सेकंड इनवर्स को ही हम लोग हर्ज के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या, तो कहेंगे आवृत्ति का यूनिट माना जाता है। और ये सिंगल फ्रीक्वेंसी को टोन कहेंगे, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को नोट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपसे सिंगल फ्रीक्वेंसी पूछा था, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है अम्लीय है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपसे बोला कि कौन सा लवण जो है वो हमारा अम्लीय है, तो आप कहिएगा सर सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। कार्बोनेट का मतलब SO3 होता है। अब देखिए इस पर नेगेटिव आयंस है, अगर नेगेटिव आयंस है इसका मतलब ये हमारा एसिडिक हो जाएगा, कहेंगे यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रजनन के लिए फूल में जो आवश्यक अंग होते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं मेरे भाई, ये बात याद रखना। अगर हम पुष्प की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग यहां पर फूल की बात करते हैं, तो एक बात जान लो, पुष्प और पुष्प की अगर बात करते हैं इसमें मेल भी होता है, और ध्यान रखना मेरे भाई कि इसमें फीमेल भी होता है। मेल भी होगा फीमेल भी होगा। अगर मेल की बात करते हैं तो याद रखना मेल को हम लोग पुमंग कहते हैं। मेल को क्या कहेंगे, तो इसको पुमंग कहते हैं। और फीमेल को क्या कहेंगे, तो मेरे भाई ये भी जान लो, इसको जयांग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक मेल एक फीमेल। पुमंग की जो इकाई होती है इसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे पुमंग की जो इकाई होती है इसको हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर, और जयांग की जो इकाई होती है इसको क्या कहेंगे, तो स्त्री केसर के नाम से हम लोग जानते हैं। जयांग की इकाई को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो स्त्री केसर कहते हैं। याद रखना इसकी इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर फूल में
अगर प्रजनन होगा यानी फूल के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल होंगे तो ये आपका मेल और ये आपका फीमेल, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों शामिल होगा तो पुंकेसर और स्त्री केसर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। और याद रखना कि इस पुंकेसर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो याद रखना मेरे दोस्त, इसको हम लोग स्टमेन के नाम से जानते हैं और इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। तो स्टमन और पिस्टिल भी हम लोगों को पता रहना चाहिए। क्वेश्चंस आपका इस रूप में भी आपके सामने आ सकता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यहां से भी होता है, इसको भी आप ध्यान रखना। अगर मेल पार्ट की बात करता है और अगर आपको फीमेल पार्ट की बात करता है तो कहेंगे जो फीमेल पार्ट होगा हमारा क्या क्या होगा, तो याद रखना इसको भी कि हम यहां पर वर्तिकाग्र की बात करते हैं, हम यहां पर किसकी बात करेंगे तो वर्तिका की बात करते हैं, हम यहां किसकी बात करेंगे अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, अंडाशय जिसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई ओवरी कहते हैं, ये भी हमारा यहां पे शामिल है। इसी तरह से मेल पार्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा तंतु कहलाता है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या होगा मेरे भाई तो कहेंगे यहां पर परागकोश के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में एंथर के नाम से जानते हैं, ये हमारा परागकोश कहलाता है, ये हमारा क्या था परागकोश होगा। तो इसके ये भी चीज आपको ध्यान रखना कि 2 गो पार्ट मेल होता है और 3 गो पार्ट जो था फीमेल का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। कई बार आपको ये फूल में पूछा जाता है, सॉरी ये प्लांट नहीं, आप यहां कहेंगे फूल की हम बात कर रहे थे, हम यहां पर पुष्प की बात कर रहे थे, फूल की बात कर रहे थे, आपको ये भी ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि फूल में 2 चीज आपको और पूछता है क्वेश्चन में। अगर फूल की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज क्या पूछेगा, तो इसमें पूछता है मेरे भाई एक तो ओव्यूल होता है, फूल के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल को बीजांड कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको बीजांड कहते हैं, और ये बीजांड जो होता है फूल के अंदर बीज का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करेगा तो बीज का निर्माण करेगा, और इसके अंदर एक ओवरी होता है जिसको अंडाशय कहते हैं, ओवरी किसका निर्माण करता है कहेंगे यहां पर फल का निर्माण करता है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। तो जितने बात मैंने इसमें बताए हैं ये सभी ना कहीं आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए आपको सब बात आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम तो हर्ज मार दिए थे, वाह तुम तो बहादुर हो। चलो आगे चलते हैं। 1 वाट किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो हम लोग वाट देख करके पावर समझ रहे हैं, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल और समय का यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। इसका मतलब है अगर 1 वाट अगर कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया 1 वाट किसके बराबर, 1 जूल प्रति सेकंड, और कहेंगे 1 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म पानी, यहां पर वाष्प की बात नहीं कर रहा, वाष्प से प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन सा धातु नहीं करता है, तो याद रखना एल्युमिनियम करता है, लेकिन एल्युमिनियम वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करता है, इस बात को आप ध्यान रखना, और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देता है। और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब तो हमारा हाईली रिएक्टिव होता है, पानी के साथ तुरंत ये जल उठता है, ये सब हमारा क्या तो कहेंगे हाईली रिएक्टिव हमारा एलिमेंट्स है। ध्यान रखेंगे ये कैसा एलिमेंट है मेरे भाई, कहेंगे ये हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। ये कैसा एलिमेंट होगा तो कहेंगे यहां पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। जैसे ही पानी मिलेगा ये तुरंत प्रतिक्रिया करता है और आग लग जाता है। इसलिए देखते होंगे कि जादूगर लोग क्या करता है, पानी में आग लगा देता है, पानी में छिड़केगा जैसे ही सोडियम धातु को आग पकड़ लेता है। बस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा कि कह रहा है कौन से पदार्थ की आपसे कही गई है और फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात कही है तो उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर विशेष रंग के साथ वो क्या करता है कहेंगे चमक देता है। मेरे दोस्त चमक देने वाला अगर कोई होगा तो प्लाज्मा ही होगा, क्योंकि प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं, चूंकि इससे रिलेट करना चाह रहा है, तो प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा भी एक प्रकार का हमारा क्या तो कहेंगे पदार्थ है, लेकिन याद रखना कि प्लाज्मा हम उसको कहते हैं जिसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कहां तो 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह 20,000 से 50,000 होता है, लेकिन इसके तरह जैसे वो चमकता है ना, वैसे ही आपसे पूछा गया कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें उपस्थित जो गैसेस होते हैं उसके आधार पर चमकता है, तो याद रखना प्लाज्मा की तरह चमकता है। लेकिन एक बात
समझना पड़ेगा आपको। अगर हम यहां पर ट्यूबलाइट की बात करते हैं, यदि हम यहां पर ट्यूबलाइट की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये जो हमारा ट्यूबलाइट होता है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ट्यूबलाइट में आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इसमें ट्यूबलाइट के अंदर की बात करते हैं, इसमें अंदर की जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, तो इसके अंदर की कोटिंग फास्फोरस की होती है। याद रखना ये किसकी होगी, तो कहेंगे यहां पर फास्फोरस की होती है, याद रखना। और ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस भरते हैं, क्योंकि ऑर्गन गैस हमारा निष्क्रिय गैस होता है, इसीलिए हम कहते हैं किसी के साथ ये प्रतिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसमें अक्रिय गैस हम लोग भरते हैं जो कि हमारा निष्क्रिय गैस भी कहलाता है। और इसके साथ साथ इसमें हमारा क्या होगा, तो मरकरी वाष्प भी हमारा मौजूद होता है, जिसको हम लोग यहां पर कहेंगे मरकरी वाष्प के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो कहेंगे यहां पर मरकरी वाष्प को भी इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारा मरकरी वाष्प क्या होता है, आयनाइज हो जाता है और चमक आपको इस तरह से देता है। लेकिन अगर चमकीला बोला कि ऐसा क्यों होता है, तो कहेंगे प्लाज्मा जैसे चमकता हुआ ऐसा ही चमकेगा, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं कहां पे रखा गया। मेरे भाई आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सबको पता होना चाहिए, हमारा क्या तो पीरियोडिक टेबल होता है। और इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप उठा करके देखिएगा, इसको ये एस ब्लॉक हो गया, ये हमारा यहां पर डी ब्लॉक हो गया, और ये हमारा क्या होगा, यहां पर पी ब्लॉक हमारा हो गया। एक बात मेरे भाई जान लीजिए कि एस ब्लॉक के ऊपर में हाइड्रोजन को रखा गया, ये लेकिन हाइड्रोजन धातु नहीं है, ये अधातु है। यही हमारा यहां पर क्या तो अधातु है केवल, चूंकि इसका स्थान फिक्स नहीं कर पाया था मेंडलिप ने, तो ध्यान रखना इसको सबसे ऊपर में हल्का होने की वजह से सबसे ऊपर में इसको रख दिया गया। अब इसको दो दो भाग में बांट दिया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या, तो कहेंगे इसको क्षारीय धातु के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये क्षारीय धातु होगा, और इसके बाद वाला जो हमारा होगा इसको क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे इसको क्षारीय मृदा धातु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखना है कि ये एस ब्लॉक में हमारा आता है। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमारा धातु को कहां रखा जाता है, तो इसी चीज को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। हमारे पी ब्लॉक में एक जिगजैग पाथ होता है, जिसको हम लोग बाउंड्री भी कहते हैं, और ये जिगजैग पाथ के अंदर हमारे कितने एलिमेंट, तो 7 एलिमेंट्स इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो 7 एलिमेंट्स होता है ये हमारा उप धातु के रूप में होता है, जिसको मेटलॉइड्स कहते हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। इसमें धातु और अधातु की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों का गुण होता है, ध्यान रखेंगे। अब मामला यह है कि इधर की ओर बात करते तो ये हमारा अधातु होगा, और इधर की ओर बात करते तो ये हमारा धातु होगा। इसका मतलब कंप्लीट धातु लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। इसका मतलब धातु हमारा किधर, कहीं बाईं ओर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो यहां पर दाई 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 बाईं ओर ऑप्शन करेंगे, डी राइट हो जाएगा। और धातु किधर होगा, तो कहेंगे दाईं ओर होगा। बीच में क्या होगा, तो उपधातु हमारा होगा, जो कि धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। और एक पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसमें कुछ धातु भी घुस जाता है, और उपधातु तो होबे करता है और अधातु भी होता है। तो पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों चीज आपके पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कौन से धातु के ऑक्साइड्स हैं जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करता है, तो उसको एम्फोटेरिक कहते हैं, जिसको हम लोग उभयधर्मी के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एम्फोटेरिक अगर बोलेगा तो याद रखना एल्यूमिना की बात करते हैं, याद रखना मेरे भाई लेड ऑक्साइड्स की बात करते हैं, याद रखना जिंक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ये एग्जांपल सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अधातु, जितने भी अधातु हैं, अगर अधातु के ऑक्साइड्स की अगर बात करेगा तो अधातु के ऑक्साइड्स हमेशा अम्लीय होता है। इस बात को ध्यान रखना, और याद रखने का तरीका है, अधातु में अधातु में ओ है तो अम्लीय में भी ओ है, इसलिए अधातु के अगर ऑक्साइड होंगे तो वह अम्लीय ही होंगे। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात मेरे भाई ये भी ध्यान रखना कि अगर धातु के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जितने भी धातु हैं उसके ऑक्साइड्स क्षारीय प्रकृति का होगा। और बाद बाकी जो अगर हमारा एम्फोटेरिक की बात करते हैं तो उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में अभी जस्ट हमने बताया था कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीय अभिघटन होता है। ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड पायरुवेट में टूटता है, और उसके बाद उसके बाद हमारा एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा के रूप में निर्माण होता है। तो एक्चुअली में ये ऑक्सी विघटन की क्रिया कहां पे होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी हमारा एनर्जी का निर्माण होता है, लेकिन इसमें 2 एटीपी का ही निर्माण होता है। मामला यह है मेरे भाई कि इसमें अनऑक्सी
शोषण की क्रिया होती है। इसमें कैसा होगा तो कहेंगे इसमें अनोक्सी शोषण की क्रिया होती है। और अनोक्सी शोषण की क्रिया कहने का मतलब समझ लीजिए बिना ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर बिना ऑक्सीजन की हम बात करें अगर कोई अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई, आगे चलते हैं। और इसी के दौरान अगर मान लेते कि आप दौड़ते हैं, उस समय ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो हमारे मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का जमा होता है और हमारी मांसपेशी में दर्द होता है बहुत तेज, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। परावैंगनिक किरण के बारे में बोला गया है, कह रहा है कि परावैंगनिक किरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड की बात कही गई और सिल्वर क्लोराइड को हम लोग AgCl के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से सिल्वर और क्लोरीन गैस हमारा बदल जाता है, तो कहेंगे ये हमारा किसमें, तो कहेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर जो प्रकाश होता है या सनलाइट हम बोल देते हैं, यहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, तो कहेंगे Ag अलग और क्लोरीन गैस हमारा अलग। बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। इसका मतलब है कि इसमें हमने सनलाइट का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब हमने प्रकाशीय अपघटन करा दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां पे राइट होगा। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, जब कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो 2 बार आयन का आदान प्रदान होगा और ऐसी परिस्थिति में हमेशा अवक्षेप बनता है। ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा, तो हमेशा अवक्षेप का निर्माण होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। और अगर उष्मीय अपघटन की बात करता है, अगर गर्म करके आप किसी रिएक्शंस को तोड़ते हैं, इसका मतलब उष्मा दे करके तोड़ते हैं, इसको उष्मा अपघटन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम इसको जानना चाहें तो हम क्या कहेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं जिसको आप संगमरमर कहते हो, अगर इसको आपने गर्म कर दिया, हीट कर दिया, ये टूट जाएगा हमारा चूना और यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बाहर निकलने लगेगा। तो ये इसमें उष्मा दिए हैं, इसलिए उष्मा अपघटन अभिक्रिया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट भी अभिक्रिया रिएक्शन हमारा होता है। और याद रखना रेडॉक्स रिएक्शन हम किसको कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा क्या होगा, तो कहेंगे जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्न में से किस अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। अभी जस्ट हमने बात किया था डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, तो अवक्षेप बनता है। अब मामला यहां पर देखिए कि 2 को मिल करके एक तीसरा बन रहा, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया होगा। ये हमारा कैसा, तो कहेंगे ये हमारा नहीं हो सकता है। अब देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा है, क्योंकि जिंक जो है हमारा आयरन के साथ ज्यादा, हमारा जिंक जो होता है हमारा आयरन के साथ, आयरन की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये जिंक क्या करेगा, आयरन को धक्का मार के बाहर कर देगा। आयरन बेचारा यहां पहुंच जाएगा और जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो एक ही बार आयन का आदान प्रदान हुआ है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। ये किसको, तो कहेंगे ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, जिसको एकल विस्थापन कहते हैं। तो ये भी हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट खोज रहे हैं हम लोग। अगला कह रहा है मेरे दोस्त HCl और KOH है। ये हमारा क्या, तो कहेंगे HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल होता है और ये प्रबल क्षार होता है। और जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो याद रखना मेरे दोस्त लवण और जल का निर्माण करता है। ये लवण है और ये जल है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। KCl के साथ आ गया और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ चला गया, इस तरह का कंपाउंड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। और जब कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होता है तो उसमें हमेशा लवण और जल का निर्माण होगा। ध्यान रखना मेरे भाई इस बात को भी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से अगर निम्न सांद्रता की तरफ हम लोग जानते हैं तो ऐसी प्रोसेस में इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। एक्चुअली में डिफ्यूजन की अगर हम बात करते तो ये कहां पर देखने को मिलता है, तो एक बात जान लो मेरे भाई, डिफ्यूजन को हम लोग हिंदी में विसरण के नाम से जानते हैं। और ये जनरली हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है, इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसी में ये चीज देखने को मिलता है। और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर इस तरह से कहेंगे हमारा इस तरह से हमारा क्या होता है, फ्लो होता है, जिसके कारण हम कहेंगे यहां पर ये हमारा डिफ्यूजन का एक प्रोसेस कहलाएगा। ऑस्मोसिस की अगर बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में उल्टा होता है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, तो कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन से हमारा हायर की तरफ जाता है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हमारा किधर, तो कहेंगे हायर कंसंट्रेशन में जाता है, उसको हम लोग परासरण के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। और गैसों का जो विनिमय होता है ये हम लोगों के प्लांट में भी होता है और हमारे शरीर में भी होता है। तो गैसों का विनिमय अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर पूछता है तो याद रखना, अगर हम किसी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो गैसों का विनिमय कहां पे होगा, तो याद रखना हमारे लंग्स में होता है। और
लंग्स के किस पार्ट में, तो कहेंगे एल्वियोलाई में होता है। किसमें, तो एल्वियोलाई में होता है, जिसको यहां पर कुपिका के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर विनिमय की बात करते हैं गैसों का, अगर प्लांट में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो याद रखना कि प्लांट में रंध्र में होता है मेरे भाई, और रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टोमेटा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी में और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे गैसों का विनिमय प्लांट में अगर पूछ लिया तो रंध्र में, गैसों का विनिमय हमारे शरीर में अगर पूछ लिया तो कहेंगे हमारे एल्बुलाई में जनरली होता है, एल्बुलाई पर होता है, जो कि बहुत छोटे छोटे मटर के दाने के समान बहुत छोटा छोटा होता है। इसको नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो, ध्यान रखेंगे। लेकिन याद रखना कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें विसरण का ही प्रोसेस होता है। याद रखेंगे हमारा ये विसरण का प्रोसेस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा होता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त बेकिंग सोडा की बात करते हैं, और ध्यान रखना ये जो बेकिंग सोडा हमारा है इसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा खाने वाला सोडा होता है। और याद रखना मेरे भाई ये जो खाने वाला सोडा हमारा होता है इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना, NaHCO3 हमारा होता है, याद रखेंगे। और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जानते हैं और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी करते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है ये जानना है। तो ये बनता कैसे है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लेता है, इसके साथ साथ क्या लेगा, तो कुछ अमोनिया लेता है, और साथ में ये क्या लेगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर NaCl की भी मात्रा होती है जिसको हम लोग नमक कहते हैं। और इन सब को मिलाकर के ये क्या बनता है, तो कहेंगे यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जिसको हम लोग यहां पर बेकिंग सोडा कहते हैं। और याद रखना इसके अलावे भी यहां पर नौसादर का ये निर्माण करता है, NH4Cl को नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये तीन चीज की जरूरत है अगर इसको बनाना है। तो इसका मतलब साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तीनों चीज चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे राइट हो जाएगा। एक और चीज होता है मेरे भाई जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। कई बार कितने सारे एग्जाम में पूछा गया, जिसको नहीं पता होगा जरूर लिख लेना। अगर हम यहां पर बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं तो याद रखना मेरे भाई ये जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है इसमें क्या होता है, कहेंगे इसमें NaHCO3 तो होगा, लेकिन साथ साथ इसमें कौन सा एसिड, तो याद रखना इसमें टार्टरिक एसिड भी मौजूद होता है। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ये पाउडर है और ये सोडा है, दोनों में अंतर है। ये प्योर इसी का होता है लेकिन इसमें मिश्रण होता है दोनों का। किस एसिड का, तो कहना टार्टरिक एसिड का मिश्रण था पाउडर में। आगे चलते हैं, कौन सा रोग विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस के कारण होता है, तो वायरस के कारण छोटी चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं। और स्मॉल पॉक्स अगर किसी को होता है तो वह किससे होगा, तो याद रखना स्मॉल पॉक्स यहां पर वेरियोला वायरस से होता नहीं। स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो ये किससे होगा, यहां पर गलत लिखा हुआ, चिकन पॉक्स अलग होता है, स्मॉल पॉक्स अलग होता है। स्मॉल पॉक्स किससे होगा, कहेंगे ये हमारा वेरियोला वायरस से होता है, याद रखेंगे। ये हमारा किससे, तो वेरियोला वायरस से होता है। और अगर चिकन पॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा बड़ी माता जिसको बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना चिकन पॉक्स वेरिसिलिया जोस्टर से होता है। ये किससे होगा, तो कहेंगे यहां पर वेरिसेला जोस्टर वायरस से हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हैजा की बात करते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये कैसा डिजीज है मेरे भाई, तो याद रखना ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया को हम लोग विब्रियो कॉलिडी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से, तो विब्रियो कॉलिडी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसी तरीके से टाइफाइड की अगर बात करते हैं तो ये भी कैसा डिजीज है मेरे भाई, तो कहेंगे ये भी हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। इस बात को ध्यान रखना, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होगा, लेकिन ये किससे, तो कहेंगे ये हमारा साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। और ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज है जो कि हमारा किससे होगा, तो याद रखना मेरे भाई माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है। तो कौन सा वायरल डिजीज था, आंसर आ गया आपका। लास्ट क्वेश्चन आज का है और इससे आसान दुनिया में और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी वस्तु हो, उसका द्रव्यमान कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। तो क्वेश्चन में बोला है यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, भार नहीं बोला है द्रव्यमान बोला है, और कहता चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान कितना, तो 60 ना होगा भाई। तो कहेंगे कितना होगा, तो कहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे 60, क्योंकि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से लगातार तैयारी करेंगे तभी पीटी होगा, और पीटी होगा तभी ना मेंस करिएगा। सीट कम है तो पीटी के लिए आप समझ लीजिए कि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो 75 में से 50 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आइए हमारे मैथ वाले सर आएंगे और आपको मैथ कंटिन्यू करेंगे।
प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी का आपको 1000 नहीं, हम 2000 कर दिए हैं। मात्र 199 में 2000 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, उसका डिटेल डिस्कशन आपको मिल रहा है। 1000 हम बोले थे लेकिन अब 2000 हो गया है। और आप देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपको 1000 लिखा हुआ दिख भी रहा होगा तो ले लीजिएगा, लेकिन उसमें 2000 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं बिहार एसएससी का, वहां से आप उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स का बुआ। पहला क्वेश्चन में बोला गया है क्या, एकदम आराम से। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? 3 2 5 5 3 8, 8 में से 1 जाएगा तो आप मुझे बताएंगे 3 2 5 हो जाता है, 5 3 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 होगा। ठीक है, और यहां से ये जोड़ देंगे तो 9, 9 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओगे। 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, और इधर 25 था, 25 माइनस 1/2 और 2 ये कटेगा तो अब बताओगे यहाँ से बच गया 1, तो 25 में से 1 जाएगा तो 24 हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बउआ, सभी बच्चे का आ रहा है। चलिए ये बताएंगे, बोला गया 2 पाइप ए और बी एक साथ एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। एक साथ दोनों पाइप को चालू कर देने के 2 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में 11 घंटा लग जाता है। अब क्या किया गया है कि 2 घंटा चालू किया गया ए और बी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, और बोला गया शेष टैंक को भरने में 11 घंटा लग जाते हैं, तो पाइप ए अकेला खाली टैंक को कितने समय में पूरा भर देगा? तो यहां से सुनने का प्रयास करोगे। बोला गया है ए को बंद किया गया है। ठीक है, ए को बंद किया गया है और एक बार शेष टैंक को भरने में 11 घंटा, ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप सुधार लेंगे। तो ए प्लस बी किसी टैंक को भरने में 8 घंटा लगता है, ए प्लस बी 8 घंटा, ये 8 घंटा लगा बच्चे। टोटल टैंक भरा गया। बोला जाता है क्या कि एक साथ दोनों को चालू कर देता है 2 घंटे के बाद, 2 घंटा एक साथ चलता ना, कौन कौन? ए और बी, तो ये काम किया होगा। और बी को बंद कर दिया गया है और पूरा टैंक भरने में इसे लगता है 11 घंटा। 11 घंटे में से 2 घंटा चल चुका था, बचा कितना? 9 घंटा। तब बी बंद हो गया तो कौन चलेगा? ए चलेगा। ये भी टोटल वाटर फिल हो जाएगा, ये भी टोटल वाटर है, तो टोटल वाटर दोनों बराबर हो जाएगा। तो बताओगे 8 ए प्लस बी में से 2 8 प्लस बी चला जाएगा तो क्या होगा? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 9a। ये काटोगे 3 से तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसमें गुना करोगे तो 2a हो जाएगा, प्लस में 2b हो जाएगा और ये 3a। सुनने का प्रयास करोगे, ये घटाओगे तो a बराबर में हो जाएगा 2b। a बाई बी 2/1, 2/1। आप 2 और 3 को यहां पे रख दीजिए। 2 और 3 को अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 को रखिएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 8 या 24, टोटल वाटर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा बच्चे? टोटल वाटर हो जाएगा 24। अब मुझे बताने का प्रयास करोगे, बोला जाएगा कि पाइप ए अकेला खाली टैंक को कितना देर में भरेगा? तो पाइप 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरता है, तो 24 लीटर टोटल वाटर आया, तो 24 2 के स्पीड से भरेगा, इसे 12 घंटा लगेगा। कितना देर लगेगा? 12 घंटा लगेगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चे बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण और अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने सुनने का प्रयास करोगे, ये टावर है, ठीक है, और एक इमारत पहले मानिए, ये इमारत है और ये टावर है। सुनने का प्रयास करोगे, टावर के इमारत के शीर्ष से टावर का शीर्ष देखोगे तो इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। अवनमन कोण, इसकी पाद देखोगे, टावर की पाद देखोगे, निचला बिंदु देखोगे 30 डिग्री। तो अगर अवनमन 30 हुआ, यहां 30 हुआ तो ये भी 30 हो जाएगा, एकांतर कोण से ये भी 30 हो गया। आप जानते हैं इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, तो 30 के सामने में 1 होता है साइड,
और यहाँ ये 30, 60, ये 90, 60 के सामने में √3 होता है। ये ट्रिपलेट में देखोगे ये 60 है, ये 30 होगा, तो 60 के सामने में √3 भुजा होगा और 30 के सामने में 1 होगा। ये यहाँ से यहाँ दूरी 1 बता रहा और यहाँ से यहाँ ये बता रहा √3 है। गलत बात है, ये दोनों को सेम करो, तो √3 को उठा के यहाँ से गुना कर दीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ √3 से गुना किए तो इधर भी √3 से गुना होगा, तो √3 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 होगा, यहाँ से यहाँ 1 है तो यहाँ से यहाँ भी 1 होगा, और ऊपर में 3 है, तो पूरा लंबाई टावर का 4 यूनिट होगा, और 1 यूनिट 5 मीटर को रिप्रेजेंट करता, तो 4 यूनिट करेगा, 4 पंचे 20 मीटर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 20 मीटर को, 20 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल भाई बउआ, आपको गाइड किया जाएगा, बताइए क्या गाइड करे। आगे बोला गया एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है तो वृत्त के केंद्र बिंदु की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगा? सुनने का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सुनोगे। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया गया कितना? तो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। बोला गया है यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त त्रिभुज के भीतर बनाया गया, सुनोगे, बोला गया है किनारों के साथ, तो यही किनारों के साथ बनाया गया, ये है आपका 1 सेंटीमीटर का, ये यहां भी ये बनाया गया। ये सभी जगह बनेगा, ये सभी जगह बनेगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन हम मेनली रूप से केवल भुजा पे बनाते हैं। भुजा पे ये केंद्र हुआ, ये केंद्र से केंद्र मिलाओगे, ये मिलाओगे, ये मिलाओगे, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। यही समबाहु त्रिभुज की आपको क्या बताना है? तो त्रिज्या ये बताना है, भुजा बताना है। एक बात बताओगे, 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां इसको मिलाओगे, तो मिलाओगे तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक बड़ा बड़ा वृत्त लेकर बनाते हैं, सुनोगे, एक मत छोड़िए, ये वृत्त है, आप इस पे बना देते हैं हम, ये ऐसे है, अरे ये ऐसे है, ठीक है। सुनने का प्रयास करोगे, ये 1 सेंटीमीटर यहां से यहां मिला दिए तो 1 सेंटीमीटर हुआ। और ये आप जानते समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का होता है। ये जब यहां से यहां मिलाओगे, केंद्र को मिलाओगे, तो ये एंगल बाय सेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, और ये 90 है। अभी आपको बताया कि 30 के सामने में भुजा 1 होता है और 60 के सामने में √3 होता है, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक √3 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक √3 है। तो आप बताओगे पूरा भुजा कितना है? तो मतलब 6 है, और यहां से यहां √3 है, यहां से यहां √3 है। अगर √3 2 √3 6 में से घटा देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगा, जी सर, तो 6 - 2 √3 हो जाएगा। ये जो अंदर वाले के जो त्रिभुज का भुजा है तो 6 - 2 √3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बोला किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, और इसकी प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, प्रत्येक भुजा 25 मीटर है। सुनोगे, क्योंकि प्रत्येक भुजा समबाहु ये समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, और इसकी बोला गया है 25 मीटर है, और इसका एक विकर्ण 14 है। आप जानते समबाहु, ये समचतुर्भुज की जो है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समलंब द्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में इसको बांट देता है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करता है। तो ये 14 है, पहला विकर्ण मानिए 14 है, ठीक है, तो 14 का 7 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट यहां से बन गया, ये 25 होता है 7। अब सुनोगे, एक ट्रिपलेट बताओगे, क्या कौन सा ट्रिपलेट बनेगा? 7 24 25, ये 7 है, ये 25 है, तो यहाँ 24 होगा, ये 24 होगा तो इधर भी 24, ये 7 है तो ये 7। तो बोलोगे विकर्ण का ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो 1/2 पहला विकर्ण आ गया 7 7 14, और 24 24 48, ये कटेगा 7 हो जाएगा। 7 गुना 48 करोगे तो 8 7 56, 7 चौके 28, 28 और 5 हो जाएगा 28 29 30 31 32 33, 336 वर्ग मीटर, 336 वर्ग मीटर। बोला गया एक बैग में 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपए के सिक्के हैं, मानते हुए, यह मानते हुए कि 1 रुपया 5 रुपए के सिक्के के बराबर संख्या में है, मतलब बराबर है। 1 रुपया
5 रुपया 10 रुपया, ये बोला गया 1:1:1 के रूप में है। मुझे बताने का प्रयास करोगे, अगर 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 1 होगा, 5 रुपये का एक सिक्का होगा तो 5 होगा, 10 रुपये का एक सिक्का होगा 10 रुपया। टोटल मूल्य कितना बनेगा? तो 15 और 1 16 बनेगा। क्वेश्चन के अनुसार 638 है, मतलब 368 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? इसको आप काटोगे, 1 का मान कितना हो जाएगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 16 48 23 हो जाएगा। कुल सिक्कों की संख्या, तो कुल सिक्कों की संख्या बता दोगे, 2 और 1 3 हो गया, 23 3 69 69 हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोला गया 10 पर पावर 4 थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 2 है, तो सेक पर पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू व्हाट। तो यहां पे 2 लाने के लिए एक ही उपाय हो सकता है कि थीटा इजकल टू पुट 45 डिग्री। 10 45 का मान 1 होता है, ये 10 45 के मान 1 स्क्वायर रहे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 पे पावर 4 1 ही होता है, 1 1 2 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। यहाँ भी 45 रख दीजिए, तो सेक 45 का मान होता है, क्या होता है? तो √2 होता है, √2 पे पावर 4 और माइनस सेक 45 का मान √2 पे पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 हो जाएगा 2। आपका आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसका भी आंसर 2 होगा। ये बताएंगे, बोला गया एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 12.5 किलोमीटर पर घंटा कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप मुझे बताने का प्रयास करोगे तो चाल क्या हो जाएगा? तो 350 किलोमीटर की दूरी, चाल बराबर में स्पीड बराबर में दूरी बटा चाल, 4 घंटा में तय करता है 2। और इससे काटोगे 2 से, अगर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 7 दूनी 14 5 175 बटा 2 किलोमीटर पर घंटा, 175 किलोमीटर 2 घंटा। इसको कम किया जाएगा 12 दूनी 24 1 25 बटा 2 किलोमीटर पर घंटा से। तो 175 में से 25 बटा 2 आप घटाइएगा, तो 175 में से 25 घटेगा तो 150 बटा 2 किलोमीटर हो जाएगा पर घंटा, कम कर दिया जाएगा। ये काटोगे तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर पर घंटा से 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय? समय बराबर दूरी बटा चाल, कितना हो जाएगा? 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में 75 किलोमीटर पर घंटा से कितना समय लगेगा? समय बराबर में दूरी बटा चाल। इसे काटोगे 15 5 75 15 3 45 30 हो गया 6 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा, 6 घंटा लगेगा। इसे बताएंगे, लगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 25 35 40 से विभाजित करने पे शेषफल 14 19 29 34 बच रहा है। तो 20 में से आप देखो शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है? 14। कितने का अंतर आ रहा है? 6। 25 में से 19 बच रहा है तो 6, मतलब रिमाइंडर का अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है? सभी जगह से 6 देख लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 20 25 का एलसीएम लीजिए, 20 25 35 40 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लोगे तो 40 आ गया, 20 का कोई काम नहीं है। ये सब में 5 कॉमन है, 5 को लीजिएगा, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब 25 25 8 200 200 200 7 दूनी 14 1400 हो जाएगा। और अंतर आ रहा 6, तो अंतर आया तो यहां से भी अंतर 6 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये 1394। 1394 में अगर 20 25 35 40 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 14 19 29 34 बचेगा, अलग अलग रिमाइंडर बचेगा, यही 1394 ऑप्शन ए हो जाए। क्या किए? रिमाइंडर ले लिए, ये एलसीएम ले लिए, जो भी एलसीएम आया, जो इसका अंतर आया, रिमाइंडर का अंतर आया, वो और अंतर कर दिए, उसको घटा दिए, जो भी आया वही आपका आंसर होगा। 10 नंबर, कितने समय में 4400 रुपया ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 रुपया हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, हाफ ईयरली होगा। तो हाफ ईयरली 8 का आधा होता है 4%, आप 8 का आधा होता है 4%, इसकी फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/25। 1/25, 25 का मतलब होता है 26/25। देखिए 26/25 कितने वर्षों में बनता है? तो 4400 से कितना? 4400 से आपका हो गया 4576। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बना? आप देखिए, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप अनुपात ले लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, तो इसको काटिए, अगर कटता है तो काटिए, मुझे लगता है कि 11 से कट जाएगा, तो 11 चौके 44 400 हो जाएगा। 11 से काटोगे, 11 चौके 44 बच रहा है 1,
11 इकाई 11, ठीक है, 11 इकाई 11, 6 11 6 66, 416। 4 से काटोगे तो ये 100 बार में, और 4 से इसको काटोगे अगर आप तो ये हो जाएगा 4 इकाई 4, 4 चौके 16, 4 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, उसके बाद हो जाएगा 6 6 चौके 24, 25 और 26 हो रहा है। तो बताओगे 26/25 कितने में हुआ? तो अर्धवार्षिक में हुआ, आधा महीना में, मतलब अर्धवार्षिक में, मतलब 6 महीना में हुआ। 26/25 है, यहाँ से भी 25 और 26 आया, मतलब ये डायरेक्टली जो है 6 मंथ का है। कितने का है? 6 मंथ का है बुआ। गुड इवनिंग बुआ, 6 मंथ का है। ये बताओगे, बोला गया एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, है ना, उत्तीर्ण करने के लिए, पास करने के लिए बोला गया है पूर्णांक का 50%। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा 2 प्रश्न पत्र शामिल है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। पहला प्रश्न पत्र में छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में से 40 अंक प्राप्त किए। तो 200 में से सबसे पहले 200 में से 40% अंक लाया है। तो कितना ले आया है? तो 4 दूनी 8, 80 अंक लाया है। बोला जाता है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में से उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब दूसरा प्रश्न पत्र वो 150 मार्क्स का है, पहला प्रश्न पत्र 200 मार्क्स का था, उसका 40% मतलब 80 मार्क्स लाया है। और ऑल ओवर में मतलब 200 और 150 350 टोटल एग्जाम का पूर्णांक है, और इसमें इसके चाहिए कम से कम तो 50%। तो 50% का मतलब हो गया, इसको काटोगे 0 से 0, 25 25, 5 3 15, 15 और 2 17, 175 चाहिए, जो कि हमने 200 मार्क्स का प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के बाद 80 अंक आया है। तो कितना बच गया? तो सर 5 और 17 में से 8 जाएगा, तो 95 अंक और लाना है। तो 95 और लाना है कितने मार्क्स में से? तो 150 मार्क्स में से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 0 से 0 काट देंगे, 19 25 95 और 5 3 15, मतलब 190/3%। इसको काटेंगे तो 6 3 18, ठीक है, 3, लगभग में 63% के लगभग में, मतलब लगभग 63 हो जाएगा, 63 पॉइंट समथिंग, मतलब 64% के लगभग में इसे लाना होगा। 64% के लगभग में लाना होगा। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। लगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 है, ए प्लस बी बराबर 5 है। तो एक बात बताओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी सर, और ये 25 है, और a प्लस बी का मान 5 है, तो यहाँ 5 रखोगे तो 5 से 5 ये 25 कट जाएगा, 5 बार, मतलब a माइनस बी का मान भी 5 आ गया। ठीक है, बोला गया ए स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात करें। तो एक बात बताओगे, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसी का मान निकाला। इसकी मान दिया गया 625, और अभी a माइनस बी का मान 5 आया है, और इसकी मान निकालना है। इसकी निकाला, 5 से कटेगा ये वाला, 5 का ही 5, 5 दूनी 10, ये 25, 125। ठीक है, तो ये मान आ गया, कितना आ गया? जिसका मान पूछा था उसकी मान आ गया 125, उसकी मान आ गया 125। बच्चे, बोला गया है एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के से अनुपात 3:2 दिया गया, 3:2 दिया गया है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुए और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या बताए। तो बताओगे, महिला शामिल हुआ है तो 3 से 5 हुआ है महिला, ये महिला है, ये वुमेन है, और ये मेल है। तो कितना बढ़ा? तो सर 2 शामिल हुआ, क्वेश्चन के अनुसार 300 शामिल हुआ, 2 बराबर में 300 तो 1 बराबर में 150। तो बच्चे, क्लब में महिलाओं सदस्यों की संख्या बताए, तो महिलाओं की संख्या कितना है? तो आप मुझे बताओगे अभी कितना है? 5 है, तो 5 बराबर है 15 25 75, 750 हो जाएगा। आगे बढ़ते बुआ। बोला गया है दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मोसो और लोसो क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दो संख्या a और b मानिए, इसका व्युत्क्रमों का योग बोला गया। इसकी व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a प्लस में 1/b, तो इसको जोड़ोगे तो ab और ऊपर में a प्लस b आता है। आप जानते हैं कि संख्या होता है, एक
एक एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 12, ये 72 गुना 12, दोनों संख्या गुणनफल आ गया, और दोनों संख्या का योगफल 60 है। तो a प्लस बी का मान ऊपर में 60 हो जाएगा, गुणनफल में कितना आ जाएगा, तो 12 गुना 72 गुना 12, 12 पंचे 60, मतलब क्या 5/72, 5/72। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 5/72। आगे बढ़ रहे बुआ, बोला गया एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि ज्ञात करें। सीपी और एमपी बोला है, बोला गया है एमपी अगर 100 होगा तो इसकी लागत मतलब जो है अंकित मूल्य का 75% लागत होगा, ये 75 हो जाएगा, 75 रुपया, मतलब अंकित मूल्य का 75%, तो अंकित मूल्य 100 है, इसका 75% सीपी होगा, कितना 75 रुपया। मतलब 15% का डिस्काउंट दिया गया था, 15% डिस्काउंट दिया गया तो 85 रुपये लिया जाएगा, तो ये एसपी हुआ। तो क्या लाभ या हानि हुआ, 75 के वस्तु 85 में बिक रहा है, तो 10 का लाभ हुआ कहाँ 75 से, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना, ठीक है। ये 15 पचे 75, ये 25 से काटोगे 3 बार में, ये 25 चौके 100, 40/3, मतलब 33 39 पूर्णांक 1/3%, 13.33%। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चे आगे बढ़ते हैं, लगे हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पे, 2/6 भोजन वो अन्य आवश्यकताओं पे खर्चा होती है, शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत राशि ज्ञात करें। तो 1/3 खर्चा कर दिया और 2/3 2/6 भोजन पे, तो इसका 2/6 का मतलब 1/3, तो 1/3 1/3 कितना हो गया 2/3, 2/3 रुपये खर्चा कर देता, बचाया कितना, तो सर 1/3 बचा, किसका, तो 45,000 का, 45,000 का 1/3 बचा, तो 15,000 बच रहा है, कितना बच रहा है 15,000। सिंपल ये दोनों को जोड़ दोगे तो आप देखोगे टोटल 3 रुपये इनकम है, तो उसमें से 2 रुपये खर्चा कर रहा है, तो बचा 1/3, किसका, तो 4500 का 1/3। ये बताया गया है कि x/2 प्लस में 2/y बराबर में 1 है, ठीक है। फिर y/2 प्लस में 2/z बराबर में 1 है, z/2 प्लस में 2/x का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि ये सिमिलरली है, ये सिमिलरली होता है xy yz zx। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे AB BC CA, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसी तरीका से ये है, क्या है xy yz zx, है ना। तो जब इस टाइप का रहता है, जब x y का मान 1 हुआ, y z की मान 1 हुआ, तो z x की मान भी 1 होगा। ये सिमिलरली होता है, इसकी मान भी 1 होगा। इसको सॉल्व भी करोगे तो 1 होगा, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सेकंडों का क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहे हैं, बोला गया है 24,000 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 54,000 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए, मानिए x जोड़ा जाए जो कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो ये काटोगे 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 12 गुना 24 करोगे अगर, तो 12 गुना 12 144 होता है, और यहाँ से 24 में मतलब 2 छोड़ दिए थे, 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 का 28, 228 प्लस x, इधर 18 3 54 होता है, ये 54 और गुना 18 है, तो मतलब 18 गुना 18 324, और हम 54 का 3 छोड़ दिए थे, 3 से गुना कीजिए, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 972, x बराबर में उधर जाकर घटा दोगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से 16 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब सुनने का प्रयास करोगे, 8 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 764। गड़बड़ हो गया, 8 में से 2 जाएगा 604, ये गड़बड़ हो रहा है कहीं से कुछ। अब देखोगे 4 4 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 324, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9, ठीक तो है। अब इसे घटाएंगे तो 8 में से 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सुनने का प्रयास करोगे, यहाँ 6 बचा, 6 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा, और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 684, सही है। डी नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गुड इवनिंग बउआ। चलिए ये बताने का प्रयास करोगे, इकाई अंक 8 चौके 32 का 2, 4 दूनी 8, 8 छक्के 48 का 8, इकाई अंक 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इकाई अंक पूछ रहा है। लगा एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, पहला भाग पूरी भाग की लंबाई का 1/5 है, तो जो मानिए x है
पूरी लंबाई, तो x का 1/5 पहला भाग हुआ। अब बोला दूसरा भाग, पहला भाग का 2/3 है, पहला भाग x/5 था, इसका 3/2 भाग है, ठीक है। तो बोला गया तीसरा भाग क्या होगा, तो पहला भाग अगर ये है और दूसरा भाग क्या है 3x/10 है, तो टोटल कितना हो गया, तो 10 और ये 2x हो जाएगा और 3x मतलब 5x/10 काटेंगे तो 2x/2 मतलब आधा, ये दोनों भाग मिला के आधा, तो तीसरा भाग क्या होगा, आधा ही होगा, x/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तीसरा भाग भी हमारा आधा होगा, तीसरा भाग आधा होगा। चलिए आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कोई तरह का समस्या हुआ आप मुझे बताओगे, कोई तरह का दिक्कत है तो मुझे बताओगे।